कल 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में पूरी दुनिया में मनाया गया, लेकिन मानवों के एक हिस्से ने अपने लालच में अमीर और ज्यादा अमीर होने के चक्कर में पर्यावरण का बहुत नुकसान किया, बहुत तबाही की। नतीजे के तौर पे बैकलैश तो फिर होता ही है, प्रकृति की तरफ से मार भी पड़ती है। और हम लोग जानते हैं कि कितनी किस्म के समुद्री तूफान, कई किस्म के जलजले, कई तरीके से बाढ़ से बर्बादी मानव समाज की जगह जगह के ऊपर होती है और हमारे देश ने भी उसको झेला है। और अब तो नई नई बीमारियां भी आनी शुरू हो गई हैं। प्रकृति ने कभी नहीं कहा कि मानव समाज मेरा इस्तेमाल नहीं करे अपनी बेहतरी के लिए। प्रकृति ने लेकिन ये तो चाहा होगा कि अगर मेरा दोहन करते हो तो भाई कुछ वापिस भी दो, ताकि संतुलन बना रहे, इकोलॉजी बिगड़े नहीं, पर्यावरण ठीक रहे। क्योंकि असंतुलन होगा तो विपदा तो आएगी। लेकिन हमेशा जब ये विपदा आई तो जो कमजोर तबके होते हैं वो सबसे ज्यादा इसके शिकार होते हैं। जो संभ्रांत होते हैं, खाते पीते होते हैं, आइवरी टावर्स में रहते हैं, वो इन विपदाओं को झेल भी लेते हैं और इसमें से अपने मफाद के रास्ते निकाल करके साइड भी हो लेते हैं। लेकिन असल में परेशान कौन होता है, बर्बाद कौन होता है? जो कमजोर होता है। और आज इस प्रश्न पे मैं बात कर रही हूं तो उसकी प्रासंगिकता और भी है। हमारे मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, हमारे रोज कमाने और रोज खाने वालों के लिए, हमारे स्वतः रोजगार लोगों के लिए, हमारे बीमारियों के शिकार लोगों के लिए। और हम ये देख रहे हैं कि कोविड-19 के इस दौर के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई प्रताड़ित हुए हैं सरकार के निर्णय से तो वही हुए हैं। तो एक तरफ प्रकृति की ये मार है और दूसरी तरफ सरकार द्वारा लिए गए निर्णय सोचे समझे बिना, जिनके ऊपर सबसे ज्यादा विपदा पड़नी है, उनको विश्वास में लिए बिना अपने मन की बात करके निर्णय लेने से जो केवल संभ्रांत और ऊपर के तबके हैं उनके फायदे में तो सब कुछ रहा। वो तो ये कर पाए सब कुछ जो उनको करना चाहिए, निमावली आगे भी कर लेंगे, लेकिन हमारा गरीब गुरबा बहुत इसमें पिस गया। मुझे अब इसमें बहुत ज्यादा दोहराने की जरूरत नहीं, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम सब जानते हैं कि सड़कों पे पैदल भी चले लोग और एक्सीडेंट्स में भी मारे गए, रेल ट्रैक्स पे भी, सड़कों पे भी, बस दुर्घटनाओं पे भी, साइकिल दुर्घटनाओं में, पैदल चलते हुए भी हादसों के शिकार होने के साथ साथ वो भूख से, प्यास से, एग्जॉशन से भी मरे। ये भी हम जानते हैं कि आत्महत्याओं का दौर भी हुआ, आत्महत्याएं भी चली और अभी भी जारी हैं। इन सारी परिस्थितियों में वो पिटे भी, उनपे केमिकल भी छिड़के गए, ह्यूमिलेट किया गया, उनकी डिग्निटी को चोट पहुंचाई गई। ये सब कुछ हमने देखा, लेकिन उनको उनके हाल पे छोड़ दिया गया है। उनके लिए जो वायदे किए गए थे वो भी पूरे नहीं हुए, उनसे भी सरकार पीछे हट गई। और जो सरकार ने जनधन देने की बात की उसमें से बहुत सारों के अकाउंट ही डीएक्टिवेटेड थे, बहुत सारे तो जाके लेके भी नहीं आ पाए। वो तो केवल मात्र 500 रुपए महीना के हिसाब से था। हम लोगों ने कहा था कि 7,500 रुपए लगभग 24-25 करोड़ परिवारों में दे दो, जिनको प्रति माह के हिसाब से अपनी जिंदगी को चलाने के लिए, उसके तिनके बटोरने के लिए राशन के साथ साथ दे देंगे तो वो अपने देश में इन्वेस्टमेंट होगा, भविष्य में इन्वेस्टमेंट होगा। हमने ये भी कहा था कि जो नौकरी पेशा लोग हैं और वो एमएसएमई सेक्टर के जिनको पगार नहीं मिल पाई, सरकार 3-4 महीने के लिए पगार दे दे अपने पैकेज में से, वो भी नहीं हुआ। और इसलिए बहुत बड़ा समाज का हिस्सा आज मुसीबत में पड़ा है, एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है। मालिकों के संगठनों ने कहना शुरू कर दिया है कि 30-35% एमएसएमई शायद दोबारा काम ना शुरू कर पाए। आप सोच लीजिए कितनी बेकारी बढ़ेगी। और बड़े सेक्टर ने भी कहना शुरू करा है कि 1/3 से ज्यादा या 50% से ज्यादा अलग अलग बताया गया है, उससे ज्यादा लोगों को वो काम पे नहीं रख पाएंगे। सरकार ने तो कहा था कि सबको रोजगार पे रखना है, किसी की रोजगार नहीं जानी चाहिए, सबको तनख्वाह देनी है।
उससे पीछे नहीं हटना चाहिए, लेकिन सरकार तो खुद पीछे हट गई। मालिक सुप्रीम कोर्ट में गए तो सरकार ने अपना ऑर्डर ही वापस ले लिया, और अब सरकार की तरफ से जो वकील पेश हो रहे हैं केस के अंदर, उन्होंने बोल दिया कि अगर आज कोई नौकरी पे रखेगा या नहीं रखेगा ये मालिक का फैसला है। उनकी तनख्वाह कम करके उनको दी जाएगी आगे से, ये तो मालिक का और कर्मचारी का इनका आपस में मामला है। तो फिर सरकार क्या कर रही है? सरकार को केवल उनकी वोट चाहिए होती है, और इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, इस वेलफेयर स्टेट के अंदर सरकार अपनी जिम्मेदारी से आपराधिक तरीके से भाग रही है। तो मजदूरों के साथ इन हालात में भी जो बीत रहा है, हो रहा है, बेकारी की दर जो 7% के करीब थी 2019 के चुनाव के दौर में, वो बढ़ते बढ़ते अब 27% को छूने लगी है। सरकार इधर आए बाएं जो मर्जी आंकड़े फेंकती रहे, जीडीपी ग्रोथ तो नेगेटिव ही जा रही है, और बेरोजगारी की दर बढ़ रही है। लोग भूखमरी का शिकार होंगे, हताशा में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में, हर तरीके की बीमारियों से जकड़े जाएंगे। और ऐसे मौके पे सरकार ने अपने हाथ उठा दिए, निर्णय सबकी जिंदगी को यहाँ अराजकता तक पहुंचाने में खुद लिए, सबको साथ नहीं लिया। और अब जब अराजकता फैल गई है तो अब अपने हाथ खड़े कर लिए हैं और सबको कह दिया है कि अपनी अपनी जिंदगी आप चलाओ, तो विपदा को तो तुमको निपटना है। इसीलिए मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि इस वक्त भी सत्ता पक्ष की पार्टी अपने राजनीतिक मुद्दों को, अपने एजेंडा को इस कोविड-19 के बहाने से बढ़ा रही है। जो उसको काम करना चाहिए, ये मेडिकल इमरजेंसी है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं है। इस मेडिकल इमरजेंसी में जो उनको करना चाहिए वो उन्होंने नहीं किया। और मैं ये कहना चाह रही हूं सीधे सीधे, अब तो पीक बढ़ने वाली है, और एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जून और जुलाई के अंदर अब केसेस बहुत तेजी से बढ़ेंगे, और अब हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि रफ्तार तेज हो गई है। इस पीक के हालात में जनता को छोड़ दिया गया है, और सरकार अपने एजेंडा को, अपने राजनीतिक मुफाद को आगे बढ़ाने में लग चुकी है। मजदूरों के सिलसिले में मैंने ये कहा था कि श्रमिकों के ऊपर जो हमला है, हमारे 150 वर्षों के संघर्षों से लिए हुए श्रम कानूनों को जो छीना झपटा जा रहा है, ये हिंदुस्तान के श्रमिक वर्ग को अंग्रेजी दौर में फेंकने का रास्ता है। यही बात मैं आज किसानों के बारे में कह सकती हूँ कि सरकार जिस किस्म के निर्णय ले रही है, हमारी फूड सिक्योरिटी के मामले में, हमारी किसानों के मामले में, उनकी जमीन के मामले में, सरकार हमें अंग्रेजी दौर की तरफ फेंक रही है। मैं उस प्रश्न के ऊपर आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ, जिनके लिए थालियां और घंटियां बजवाई गई थी, शंख बजवाए गए थे, फूल बरसवाए गए थे, आज उनका क्या कहना है? हमारे पास बहुत समय था। दिसंबर में पहला केस आया था दुनिया में, जनवरी में पहला केस आया था हिंदुस्तान में, अब हम जून के महीने में हैं, 5 महीने हो चुके, और ऐसी परिस्थितियों के अंदर हमारा जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो दुरुस्त हो चुकी होनी चाहिए थी। अब पीक के दौर में पहुंचने तक हमारा इंतजाम बहुत अच्छा होना चाहिए था। हमारे जो हेल्थ सिस्टम के फ्रंट फाइटर्स हैं, डॉक्टर्स और नर्सिस, टेक्निकल स्टाफ, वहां का सफाई कर्मचारी, हमारी आशा, आंगनवाड़ी, मध्याह्न भोजन जो फील्ड के वर्क में लगे हैं, कैंटीन के बॉयज, सिक्योरिटी गार्ड्स, हॉस्पिटल्स के फ्रंट रैंक फाइटर्स तो और भी हैं, उसमें पुलिसकर्मी भी हैं, हमारे एसेंशियल सर्विसेज जो लगातार जारी रही उनमें लगे हुए कर्मचारी और मजदूर भी हैं, वो सब फ्रंट फाइटर्स हैं। लेकिन मैं हेल्थ सिस्टम की इस वक्त बात कर रही हूँ, इनकी हालत क्या है? ये तो दुरुस्त हो जाना चाहिए था। और उस तथा कथित 20 लाख करोड़ के पैकेज में केवल 15,000 करोड़ रुपए जब स्वास्थ्य व्यवस्था को सरकार ने दिया था, हमने तभी कहा था कि ये ऊंट के मुंह में जीरा है। जिस किस्म की महामारी से आप मुकाबला कर रहे हो, जब वो अपनी पीक की स्थिति की तरफ जाएगी, उससे पहले पहले हमारे इंतजाम ठीक होने चाहिए। और हमको और आपको मालूम है, ये बीमारी हिंदुस्तान में शुरू नहीं हुई, ये बीमारी बाहर से आई, सरकार की कोताही रही। उस समय जो नियम और कानून और लॉ को इस्तेमाल करना चाहिए था वो नहीं किया गया, और अब ये बीमारी
ट्रांसमिशन, जिसको कम्युनिटी ट्रांसमिशन कहते हैं, सामाजिक तौर के ऊपर उसका संक्रमण, वो अब हो चुका है और पीक की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये ग्राउंड रियलिटी है। ऐसी स्थिति में मैं सुन रही हूं कि 4 दिन से हमारी मेडिकल इंस्टीट्यूट की, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है एम्स, वो आंदोलन पे है। वो 10 जून को मास कैजुअल लीव लेना चाह रही हैं। वो 15 जून को हड़ताल पे जाना चाह रही हैं। वहां के रेजिडेंट डॉक्टर्स पहले भी प्रश्न उठा चुके हैं। वहां के स्टाफ के वास्ते उन्होंने कई बार गुहार लगाई है। वहां मेडिकल सिस्टम की भी जरूरतें पूरी नहीं है और जो उस सिस्टम में वर्क कर रहे हैं उनकी भी जरूरतें पूरी नहीं है। ये बात तो अब हम गांधी हॉस्पिटल से भी सुन रहे हैं, जो हैदराबाद के अंदर है। वहां का डॉक्टर समेत सारा स्टाफ जो है, उनमें से बहुत लोग संक्रमित हुए हैं। वो बात अलग है कि डॉक्टर्स किस भय के वजह से वो पब्लिक नहीं होना चाहते हैं, वो मीडिया में कुछ नहीं कह पा रहे हैं, वो सिर्फ सरकारों से, व्यवस्थाओं से बात कर रहे हैं। अहमदाबाद हॉस्पिटल की कहानी तो हमको मालूम है, सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल, उसके किस्से कितने आए। यूपी के हॉस्पिटल्स, बिहार के हॉस्पिटल और राज्य सरकारों के हॉस्पिटल्स की जो परिस्थितियां हैं, वो तो हम लोगों के अब सामने हैं। तो इस सब के लिए क्या किया सरकार ने? तो जो हमारे फ्रंट फाइटर्स हैं, आप उनकी ही केयर नहीं कर पाए तो आप आम जनता की केयर क्या करेंगे? उनको तो आपने उनके हाल पे छोड़ दिया। और इसलिए ऐसे हालात में जो ज्यादा खतरनाक बात यह है कि अगर लोगों के रोजगार जा रहे हैं इतनी भयंकर तरीके से, दोबारा नौकरियां नहीं मिलने वाली हैं, जो सरकारी स्कीमों के तहत कार्ड से उनको भी राशन सबको नहीं मिला था, जो उसके बाहर थे उनको राशन नहीं मिले थे, और प्रवासी मजदूरों के लिए जो तथाकथित घोषणा की गई 2 महीने की, वो तो सड़कों पे घूम रहा था, वो तो वाहनों में किसी तरीके से पहुंचने में लगा हुआ था, वो तो सब फेलियर था। वो भी आप 3 महीने के बाद घोषणा कर रहे थे। तो अब सवाल ये खड़ा हो जाएगा कि भूखमरी का हिंदुस्तान के अंदर क्या होने वाला है। इसीलिए मैं उस विषय के ऊपर बात करने के लिए आई। सीतारमन 5 दिन का मैराथन करके गई थी। हर दिन घंटा, 1.5 घंटा और आखिर वाले दिन तो 2 घंटे लगा दिए उन्होंने। लेकिन 20 लाख करोड़ के उस पैकेज में किसी तरीके से उनको पूरा करना था, क्योंकि प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी 1 से 1.5% के बीच में ही नीचे जमीन पे उतरा। बजट के प्रावधान और वेलफेयर स्कीमों के जो पहले से प्रावधान है, उन सबको जोड़ने के बाद 16 लाख करोड़ से ऊपर केवल कर्जे हैं। सरकार की तरफ से गारंटीज है। 4 लाख करोड़ से भी थोड़ा कमती पड़ता है, जो असल में जिसको आप गिना सकते हैं, जिसमें ये स्कीमें भी शामिल हैं, जिसमें फार्मर की जो बेनिफिट की स्कीम भी शामिल है और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की स्कीम भी शामिल है। ले दे के 1 से 1.5% केवल जीडीपी ग्रोथ का है जो जमीन पे उतारा गया। वो सफिशिएंट था नहीं, ये हम तब भी कह रहे थे, हम आज भी कह रहे हैं। जो उस समय 5 दिन सीतारमन जी सुनाई थी देश को, अब कैबिनेट एक एक करके उसके बारे में फैसले ले रही है। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो इनके वकील ने कह ही दिया कि ये हमारा मामला ही नहीं है, ये मालिक जाने और मजदूर जाने। और सरकार ने अपने निर्णय, अपनी एडवाइजरी वापिस ही ले ली। अब मजदूर को ऐसे छोड़ दिया। अब किसान के बारे में एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में चेंज ले आए। उनको कह रहे हैं कि हम तो एपीएमसी के नियम नॉर्म्स में चेंज कर रहे हैं, बहुत बड़ा आपका हम भला कर रहे हैं, हम तो एमएसपी भी देंगे, लेकिन आपको हमने छूट दे दी, बाजार में कहीं भी जाओ ना, जहां मर्जी माल बेचो। मैं यहां पर यह कहना चाहती हूं कि 85% किसान जो है, जो बहुत गरीब है और मंझला है, मध्य है, वो किसान बर्बाद हो जाएगा। ऊपर का 3-4% बड़ा जागीरदार जो है, वो इनके इन परिवर्तनों से फायदा उठा पाएगा। और उसके बीच का जो किसान है, वो भी बहुत ज्यादा दिन इस मार को झेल नहीं पाएगा। तो सरकार हमें कहां ले जा रही है? कहते हैं कि प्राइवेट गोदाम बहुत बढ़ रहे हैं। हाँ, प्राइवेट गोदामों को आप बढ़ा रहे हो, एफसीआई को आप पीट रहे हो। सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। सरकार होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग को न्योता दे रही है। और यहां मैं जिक्र करना चाहती हूं, अंग्रेजों के राज में 1890 से लेकर 1897 तक हम कई बार महामारी का शिकार हुए थे। अनाज की कमी नहीं थी। और 1897 में तो सबसे ज्यादा लाखों की गिनती में बिहार के लोग मरे थे। और फिर 1940 से 1943 के दौर के अंदर मुश्किलें शुरू हुई थी।
अनाज की कमी नहीं थी। अनाज तो बहुत ज्यादा हमारे किसान ने पैदा किया था, लेकिन वो फौजों को भेजा था अंग्रेजी सरकार ने, लोगों तक नहीं पहुंचा था, उनके मुंह तक नहीं पहुंचा था। और 1943 आते आते वो जो भूख शुरू हुई वो अकाल का रूप ले ली, और उस अकाल के बहुत किस्से हैं। हमारे लोगों ने ही हमारे लोगों की मदद की थी, ब्रिटिश सरकार तमाशा देखती रही थी। लाखों लोग मर गए थे, अनाज की कमी नहीं थी। और उसके बाद जब पूरी दुनिया में थू थू हुई अंग्रेजी सरकार की, तो 1945 के अंदर जखीरेबाजी के खिलाफ एक कानून बनाया गया। हिंदुस्तान के आजाद होने के बाद इस मसले को एड्रेस किया गया। 1955 के अंदर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट आया, और उस एक्ट के तहत जखीरेबाजी और कालाबाजारी पे रोक लगाने के नए नियम बनाए गए। इसको अपराध घोषित किया गया। एक एक करके एसेंशियल कमोडिटीज की 80 तक आहिस्ता आहिस्ता तरमीम करके, गिनती करके आइटम्स ऐड की गई थी, जिनके मूल्य निर्धारित किए जाएंगे ताकि ओपन मार्केट में भी उनके कीमतों को निर्धारित रखा जा सके, लोगों को महंगाई का सामना ना करना पड़े। जहां पर जीवन यापन की आवश्यक वस्तुओं का सवाल है, जिसमें अनाज भी था, खान पान भी था, बहुत सी इस्तेमाल की चीजें थी। उस एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को और जब बढ़ाया गया तो इस देश के अंदर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के वास्ते पूरे देश के अंदर बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी गई थी 70, 71, 72 के दौर के अंदर। और फिर उस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को सर्वव्यापी किया गया था। उसके जरिए से एक तो अमेरिका की 480 की ब्लैकमेल से हमारा किसान बाहर निकला था। हमारे बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद जब किसानों को मदद मिली थी, छोटे उद्योग को मदद मिली थी, एमएसएमई पनप पाई थी, तो इस देश के अंदर लोगों की जेब में पैसा पहुंच पाया था। और उसके साथ साथ अनाज की उनकी आवश्यकता पूरी होने लगी, एसेंशियल कमोडिटीज की आवश्यकता पूरी होने लगी। तो उस हिसाब से हम अपने देश की भुखमरी का मुकाबला करते हुए उसको पार पाने की तरफ थोड़ा थोड़ा बढ़े थे। लेकिन फिर हम देखते हैं कि वाजपेयी जी की सरकार ने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के साथ छेड़खानी की थी और अनाज की सट्टेबाजी को इजाजत दी गई थी। जिन चीजों की कीमतें तय करके उनको बाजार के अंदर कीमतें नहीं बढ़े, वो प्रयास थे, उनमें बहुत सारी चीजों को बाहर निकाल दिया गया था। मुझे आज भी याद है किस तरीके से गीता मुखर्जी दूसरे मेंबर पार्लियामेंट्स को लेके पूरा संघर्ष पार्लियामेंट के अंदर और सड़कों के ऊपर अलग अलग समाज के हिस्सों ने आंदोलन किया था उस समय। लेकिन उस कानून के साथ छेड़खानी उस सरकार ने की थी। यूपीए 1 के टाइम में उसमें थोड़ी सी दुरुस्ती हुई, लेकिन अब ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में सरकार जो परिवर्तन ला रही है उसको कम करके मत आंकें। ये मजदूरों के हित में नहीं है जो एपीएमसी के नॉर्म्स चेंज हो रहे हैं। ओपन हम तो जी आपको मंडियां दे रहे हैं, बाजार खुले बाजार में चले जाओ, और हम तो जी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में परिवर्तन ला रहे हैं, आपको बहुत बड़ा भला होने वाला है, आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जाके अपना सामान बेच सकेंगे। ये सब जो झुंझुना दिखाया जा रहा है, ये असल में हमारे देश को एक बहुत बड़े गहरे संकट की तरफ धकेल सकता है। इसीलिए मैं ये कह रही हूं कि अगर किसान अपनी दुर्गति की हालत में जमीनों से दरकिनार हो जाएगा तो लैंड को कॉर्पोरेटाइज करना, इस देश के बड़े उद्योगपति और जो 100% एफडीआई के नाम के ऊपर जिन सेक्टर्स के अंदर छूट दी जा रही है और बहुत सारे पूंजीपतियों को यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए लाया जा रहा है, आत्मनिर्भरता का नारा एक झुंझुना बन के रह गया है। उस स्थिति के अंदर किसानों के लैंड का कॉर्पोरेटाइजेशन होगा तो हमारा देश आने वाले दिनों में जखीरेबाजी अगर बढ़ जाती है, कालाबाजारी अगर बढ़ जाती है, किसान अगर बहुमत गिनती के अंदर पिट जाता है, लैंड का कॉर्पोरेटाइजेशन हो जाता है, तो ये देश बार बार भूखमरी का शिकार होने की दिशा में बढ़ेगा। ये मैं कहना चाहती हूँ। और इसीलिए मैं आज इस विषय के ऊपर बहुत चिंता जताते हुए ये कहना चाह रही हूँ कि ये सरकार का रवैया मजदूरों के प्रति, किसानों के प्रति, छोटे मोटे उद्योग के प्रति, व्यापार के प्रति, छोटे दुकानदार के प्रति, सारा का सारा रवैया इनका केवल और केवल बड़े पूंजीपति की सेवा में है और इनकी पिटाई करने में। ऐसे में आने वाले दिनों में संघर्षों को तेज करने की जरूरत होगी। हम 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ने अपनी मीटिंग करके अपने आंदोलन को तेज करने का निर्णय लिया है और हम 3 जुलाई को फिर से राष्ट्रव्यापी दिवस मनाने वाले हैं। उस विषयों के ऊपर मैं बाद में आऊंगी, लेकिन मैं
आज के दिन पे ये कहना चाहती हूँ कि इस देश को अगर हमें भुखमरी से बचाना है, बेरोजगारी से बचाना है, छोटे मोटे काम धंधों की रक्षा करनी है, तो लड़ाई तो लड़नी होगी। उस लड़ाई के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। और मैं सभी समाज के बाकी हिस्सों को श्रमिक आंदोलनों की तरफ से आह्वान भी करती हूँ और वायदा भी करती हूँ कि हम आपके साथ खड़े हैं। इन संघर्षों के दौर में हम सबको एकजुट होकर के आगे बढ़ना होगा। सरकार बहुत लोगों की आवाज दबाना चाहती है, डेमोक्रेटिक राइट्स को कुचल देना चाहती है, विरोधियों को जेलों में डाल देना चाहती है, लेकिन उससे डरना नहीं है, खौफ नहीं जताना है। अपने संघर्षों को हमें तेज करना है। लोग अब मैदान में उतर चुके हैं। जुबान तो बोलेगी ही, जुबान खामोश नहीं की जा सकती है, इसलिए आंदोलन भी चलेंगे भी। उन आंदोलनों की तरफ हम अग्रसर हों, आगे बढ़ों। और मैं इतना ही कहते हुए सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम कहते हुए, आदाब कहते हुए, जय हिंद कह के बात खत्म करती हूँ। धन्यवाद।